Yes. So I'm saying कि there are two sides, that is LHS and RHS, and up when LHS is equals to RHS, so that relation we can say it's a equation relation. तो यहाँ पर भी हमें अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि वो एक इक्वेशन की फॉर्म में रिफ्लेक्ट करें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो आप क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को, अकाउंटिंग इक्वेशन is the relationship between accounting equation is the relationship between the financial transactions expression in the manner of equation। जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिलेटेड करते हैं एक दूसरे से, रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं उनका एक दूसरे से, तो वो रिलेशनशिप अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। ओके, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस को अगर हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में शो कर दें तो वो हो जाएंगे आपके अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हाउ यू विल शो दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन? अब बिजनेस में ये माना जाता है कि वी आर रिकॉर्डिंग, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। पढ़ा भी हम लोगों ने, फर्स्ट चैप्टर इट वाज देयर और सेपरेटली पूरा एक चैप्टर भी हमारे पास इसके लिए। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड एज मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम, सबसे ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ये कहता है कि वी विल रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, बोथ एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन इज हैविंग एट लीस्ट टू एस्पेक्ट। टू एस्पेक्ट मींस जब भी कुछ भी चीज बिजनेस के अंदर आएगी तो उसके रिटर्न में कुछ उसके जाएगी। समथिंग इज कमिंग देन इट मस्ट बी गोइंग समथिंग आउट फ्रॉम द बिजनेस आल्सो। कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा भी, और इसी रिलेशन को हम आ रहा है जा रहा है ना करके वी आर सेइंग कि समथिंग इफ समथिंग इज डेबिटिंग फ्रॉम द फर्म, अगर फर्म में कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ फर्म में क्रेडिट भी होगा। क्रेडिट इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग कंसेप्ट, वी आर अज्यूमिंग दिस थिंग कि एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा, इट विल अफेक्ट टू द एसेट एंड लायबिलिटीज बोथ। ये बिजनेस की असेट्स को भी अफेक्ट करेगा और ये बिजनेस की लायबिलिटीज को भी अफेक्ट करेगा। एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होंगे वो ट्रांजैक्शन बिजनेस की असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों को अफेक्ट करेगा, ना कि किसी एक को। It will affect to the asset also, it will affect to the liabilities also। और affect भी कैसे होगा? In this manner, the affect the assets of the business will always equals to the liabilities of the business। इस तरीके से अफेक्ट होगा कि बिजनेस की जितनी भी एसेट होंगी वो बिजनेस की लायबिलिटीज के हमेशा बराबर ही रहेंगी। जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग इफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस हमने शुरू किया था, वेरी बेसिक ट्रांजैक्शन, व्हेन द बिजनेस इज गोइंग टू स्टार्ट, जब बिजनेस स्टार्ट होगा, एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट विद कैश, जब बिजनेस स्टार्ट होगा डेफिनेटली द कैश विल कम, द ओनर इज पेइंग द कैश टू द फर्म, तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश। एंड हु इज गिविंग दिस कैश? ओनर। एंड ओनर को सोल प्रोप्राइटरशिप में यू आर राइटिंग विद द नेम ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। हमने पढ़ा है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों आपस में अलग अलग लोग हैं। ओनर अलग व्यक्ति है और बिजनेस अलग व्यक्ति है। तो इफ समथिंग इज गिवन बाय द ओनर, that will not be treated as owner, that will be treated as a capital। ओनर के थ्रू जो भी दिया जाएगा वो कैपिटल माना जाएगा, और कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। कैपिटल को हम लोग लायबिलिटी मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ओनर को अलग माना है, तो जब बिजनेस बंद होगा
उस समय पे ये वाला जो पैसा जो भी ओनर ने हमें पे किया है, दैट वी विल रिटर्न टू द ओनर एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। तो आपके पास एक तो असेट आई जब बिजनेस आपने शुरू किया कैश, और साथ ही साथ आपकी एक लायबिलिटी जनरेट हो गई देने के लिए। तो समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज गोइंग आउट आल्सो। तो एक असेट कैश इंक्रीज हुई और साथ ही साथ एक लायबिलिटी कैपिटल इंक्रीज हुई। तो आपने देखा इस ट्रांजैक्शन से असेट और लायबिलिटी दोनों ही इक्वली अफेक्ट हुई। असेट एंड लायबिलिटीज दोनों आपस में बराबर है। तो जितनी भी आप ट्रांजैक्शन लेंगे, एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सपोज परचेज गुड्स ऑन कैश, आपने गुड्स खरीदे कैश पे, कैश में गुड्स खरीदे। गुड्स कैश में खरीदने का मतलब यू आर पेइंग इमीडिएटली whatever you are purchasing, immediately you are making the payment of that. Suppose the purchase is of 10,000, तो आपके पास परचेज में तो गुड्स आ गए, गुड्स आ गए आपके पास 10,000 के, लेकिन साथ के साथ आपका कैश भी तो 10,000 चला गया ना। आपकी एक असेट बन गई, गुड्स आपके पास स्टॉक आ गया 10,000 का, लेकिन आपके पास कैश कम हो गया 10,000 का। आपने देखा आपका असेट साइड, एक असेट इंक्रीज हुआ और दूसरा असेट डिक्रीज हो गया, और लायबिलिटी जितनी पहले थी वो उतनी बराबर नहीं। तो क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन से? असेट लायबिलिटी इतनी बराबर है नहीं। बिजनेस में जितने भी आप ट्रांजैक्शंस देखेंगे वो इस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे जो कि असेट एंड लायबिलिटीज को इक्वली अफेक्ट करेंगे। और जिस तरीके से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वही अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी आपकी। ओके, तो आई थिंक द सम कंसेप्ट आर क्लियर टू यू। अब आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे? व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अब आप इक्वेशन फॉर्म में इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, आप बोलेंगे जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होंगी वो आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करेंगे, लेकिन हम लायबिलिटीज को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट इज लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन जो आप लोग अपनी बुक्स में लिखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन मींस असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट तो असेट होता ही है, लायबिलिटीज का मतलब है यहाँ पे दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज का मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और ये जो कैपिटल है इसका मतलब है इंटरनल लायबिलिटी। सिर्फ हमने लायबिलिटीज को इंटरनल एक्सटर्नल में तोड़ दिया है, अदरवाइज द इक्वेशन वाज सेम, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज, वही इक्वेशन थी, बस मैंने लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में बांट दिया, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। और आपको मालूम है पूरे बिजनेस में केवल एक ही इंटरनल लायबिलिटी होती है, कैपिटल, इसके अलावा कोई भी इंटरनल लायबिलिटी नहीं होती। व्हाट इज इंटरनल लायबिलिटी? द लायबिलिटी व्हिच इज पेड टू द इनसाइडर ऑफ द बिजनेस, इनसाइडर ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस में इनसाइडर कौन होता है? ओनर। तो ओनर को जो पैसा पे किया जाएगा दैट इज कैपिटल। So the amount which is paid to the owner is capital, or rest of the amount will paid to the outsiders. तो इसलिए हमने अलग अलग कर लिया, outsiders payment and internal payment. So this equation become our accounting equation. Asset equals to liabilities plus capital. Is it fine? To record this accounting equation we are having one format. एक फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन का। फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, द फर्स्ट कॉलम वी विल प्रिपेयर हियर फॉर सीरियल नंबर। पहला कॉलम हम बनाएंगे सीरियल नंबर, उसके बाद सेकंड कॉलम दिस इज पर्टिकुलर और ट्रांजैक्शन, जो भी आप लिखना चाहें, पर्टिकुलर और ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका जो कॉलम बचा है इसको आप डिवाइड कर लीजिए टू पार्ट्स में, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। ऊपर आप लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इस तरीके से। एंड नीचे हम क्या करेंगे, जब हम ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ क्रिएट होंगी,
तो वो डिफरेंट डिफरेंट एसेट लायबिलिटीज को हम नीचे नोट करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का, asset equals to liabilities plus capital. The first column is for serial number, second column is for transaction recording, and third is for numerical data. यहाँ पर हम numerical data को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मान लीजिए 50,000 से कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या एसेट आई, कैश 50,000, और साथ के साथ एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, दैट इज कैपिटल, एंड हु हैज गिवन दिस मनी, ओनर, एंड ओनर के पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो 50,000 कैपिटल आ गया आपके पास। तो बोथ साइड आप देख लें, दिस इज इन इक्वेशन फॉर्म, बोथ साइड इज इक्वल। अगर आपके बोथ साइड इक्वल है इट मींस यू आर ऑन राइट पाथ, अगर आपका बोथ साइड इक्वल नहीं है इट मींस यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि बोथ साइड शुड बी इक्वल। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन लिख देंगे, जैसे मान लीजिए गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000 में हमने गुड्स खरीद लिए, तो आपके पास क्या आ गए, गुड्स आ गए। गुड्स को आप लोग स्टॉक के नाम से लिखेंगे, स्टॉक आपका 10,000 इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो गुड्स खरीदे आपने कैश में खरीदे, तो इसके बदले में क्या गया बिजनेस से, कैश। तो वो कैश आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा। इसका लायबिलिटीज पे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन का, लेकिन जब आप इसको बैलेंस करेंगे और उसको लिखेंगे हम लोग विद द नेम ऑफ न्यू इक्वेशन, तो अब आपके पास 40,000 कैश हो गया, 10,000 स्टॉक हो गया, जीरो लायबिलिटीज एंड कैपिटल इज 50,000। तो यहाँ हम न्यू इक्वेशन देखेंगे, बैलेंस करेंगे, तो इट इज अगेन बैलेंस। Debit asset side it is 50 and liability side it is 50. It should be always equal. So in this manner we record the transaction. Transaction suppose sold goods for cash 5,000 के अपने गुड्स बेच दिए, बेच देंगे आप तो आपका स्टॉक 5,000 कम हो जाएगा, और वो 5,000 रुपए कैसे बेचे आपने, कैश में। तो 5,000 will increase in कैश, तो यहाँ बढ़ जाएगा। अगेन क्या बनाएंगे आप लोग, न्यू इक्वेशन। पहली न्यू इक्वेशन बनेगी आपकी आफ्टर 2 ट्रांजैक्शंस, उसके बाद न्यू इक्वेशन विल बी आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। ओके, पहली न्यू इक्वेशन बनेगी आफ्टर 2 ट्रांजैक्शंस, उसके बाद आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू हैव टू प्रिपेयर द न्यू इक्वेशन। अब आप देख चेक करो, इट इज 45 इन कैश, 5,000 ऑफ स्टॉक and 0 plus 50,000. Again it is balanced. So in this manner we will record the transaction through accounting equation. This will be the way we will solve the questions also. Okay.